हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो एवरेज आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं और ज़्यादा बड़ी क्लास आपकी आज होगी नहीं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए थे कल की क्लास के, जिन्हें हम कंप्लीट करके और क्लास ओवर कर देंगे। 1 घंटे की क्लास मुश्किल से आपकी आज होगी। नॉर्मली आपकी क्लास पौने 2 घंटे 2 घंटे की चलती है। आज 1 घंटे या उससे भी कम या उससे भी 2-4 मिनट ऊपर नीचे ये क्लास आज आपकी होगी। ऐसी एक आध क्लास तो चलती रहनी चाहिए वीक में, तो छोटी हो और जिसको लेकर ऐसा लगे कि आज तो मज़ा आ गया। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप स्कूल में हो और किसी दिन टीचर ना आए और आपको सडनली पता चले कि आपका लेक्चर शुरू होने वाला है, पता चला आज सर नहीं आए हैं, तो एकदम कितनी मतलब खुशी की अनुभूति होती थी उस टाइम पर। तो आज आपको वही फील होने वाला है कि क्लास आज आपकी छोटी है और क्वेश्चंस मेरे पास हैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, तो 1 सवा घंटे में क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी को राम राम, जय हिंद भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और कल प्रैक्टिस सेट भी शुरू हुए, तो आप सभी लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो जीएस, हिंदी, रीजनिंग किसी का भी हो। तो ये देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों के अंदर जो डेडिकेशन है और जो एक मतलब उत्साह है चीज़ों को टैकल करने का और अपने जो सिलेक्शन है उसकी तरफ मूव करने का, तो काबिले तारीफ है। तो आज की क्लास में भाई हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिन्हें आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, टफ क्वेश्चन, वो सारे मैं आज की क्लास में आज आपको कराऊंगा। ठीक है? ओके। और जितने भी अच्छे लेवल हैं या टफ लेवल जो भी सवाल है आपके एवरेज चैप्टर में, उन्हें मैं आपको ना कोशिश करूंगा कि ट्रिक से समझा पाऊं, क्योंकि अगर हम उन्हें डिटेल में करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी जाने वाली है और नो डाउट आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी अगर उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं दोनों चीज़, एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में भी करा दूंगा एक टाइप का, और बाकी फिर मैं आपको शॉर्ट अप्रोच की अगर ऐसा सवाल आए तो आपने डायरेक्ट क्या अप्रोच लगाना है, ठीक है, वो भी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल एक होमवर्क भी दिया था आपको, जल्दी से इसका उत्तर बताओ, फिर आगे चलते हैं अपने आगे की टाइप की तरफ। बताएंगे भाई जल्दी से उत्तर इसका क्या था? वेरी गुड। चलिए भाई, सवाल है आपका कि एक परिवार में दो दादा दादी, दो मतलब दो लोग हैं, एक दादा और एक दादी, ऐसा नहीं कि दो दादा हैं दो दादी हैं, मतलब दो लोग हैं, एक दादा और एक दादी, गिनते रहना। दो माता पिता, चार हो गए, और चार पोते पोती, कितने लोग हो गए? 8। है ना भाई? कितने लोग हो गए? दो और दो चार, और चार 8। कुल मेंबर कितने हो गए? कुल मेंबर हो गए 8। अब कह रहे हैं कि दादा और दादी की जो औसत आयु है वो 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, और पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कुछ दिक्कत आई होगी। आपको फर्स्ट क्लास से मैं समझाता आ रहा हूं कि जहां भी औसत दिया होगा वहां हम क्या निकालेंगे? वहां हम योग निकालेंगे कि भाई दादा और दादी की औसत आयु अगर 67 है तो दादा DA लिख रहा हूं मैं और दादी को DI, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? या D1 D2 लिख दें, D1 और D2, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हो जाएगा 67 × 2। भाई कितना होगा? 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 1 13। तो दादा और दादी की जो उम्र है उसका सम होगा 134। फिर कह रहा है कि माता पिता का 35 है, माता पिता का यानी कि P1 पेरेंट 1 और पेरेंट 2, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 35 × 2, 35 × 2, ये हो जाएगा 70।
तो माता पिता की आयु का योग हो गया 70। अब कह रहा है कि जो 4 पोते पोतियां हैं, 4 लोगों का औसत है 9। तो भैया पोते पोतियों को ए बी सी डी मान लूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9 बराबर 36। तो कुल योग कितना हो गया, कुल योग टोटल सम आप सभी को जोड़ दो, कितना है, 4 और 6 10, 3 और 7 10, 3 13 और 1 14, 1 और 1 2। भाई कुल योग हो गया 240 और हमें बताना है कुल औसत। क्या बताना है, कुल औसत। तो 240 बटे संख्या कितनी है टोटल, टोटल मेंबर कितने हैं, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 30 ओवर। तो कुल एवरेज कितना है, 30 ईयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निहायत ही आसान सवाल था और आप सभी लोगों ने इसे कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको कराने वाला हूं बच्चे नेक्स्ट टाइप। और हाँ, अब जितने भी हार्ड क्वेश्चन या जिनको अच्छे क्वेश्चन कहते हैं, टिपिकल क्वेश्चन कहते हैं, वो बन सकते हैं, वो सारे मैं अब आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और उनकी अच्छी अच्छी अप्रोच भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या उनकी अच्छी अच्छी अप्रोच हो सकती है। या उससे पहले क्रिकेट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो उससे पहले ना क्रिकेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 3 4 क्वेश्चन फिर करेंगे उन मिसलेनियस विविध क्वेश्चन भी हैं मेरे पास। चलिए बताएंगे जल्दी से इस सवाल का आंसर। और ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं आप, कल पूरे क्लास में मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको कराया था। ठीक है, ओके। सवाल है कि सुनील द्वारा 16 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। 17वीं पारी में उसका क्या स्कोर है जिससे कि उसका औसत 9 रन बढ़ जाए, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो 9 रन बढ़ जाए। बताएंगे बच्चे जल्दी से क्या होगा। यस, सुनील द्वारा 16 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। 17वीं पारी में क्या स्कोर हो कि उसका जो एवरेज है वो 9 रन बढ़ जाए। हाँ भाई, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लीजिए आप, जो राहुल सर करा रहे हैं बिल्कुल आप उस प्रैक्टिस सेट को लीजिए। वहां से आपको एक तो ओवरऑल सिलेबस का एक सेट मिलेगा, और जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो क्लास में, आपको पता चलेगा कि कितना हमने पढ़ लिया है, उसमें से कितना हम कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो मैंने देखा कल आपका प्रैक्टिस सेट, और डेफिनेटली जो चैप्टर हम कर चुके हैं, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, आपका ये अब जो चल रहा है एवरेज, 4 5 चैप्टर हम कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन कल आए थे आपके सेट 1 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में, सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैंने ही सर को बताया कि सर ये क्वेश्चन रखो, नहीं, सर अपनी समझ से क्वेश्चन रखते हैं, है ना। तो भाई वो चीज आपको थोड़ा सा पता चलेगी कि यार कहीं कितना चीजें हमारी सही लाइन पर चल रही हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से थोड़ा सा ये हो जाता है। चलो, सुनील द्वारा 16 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। अगर औसत 37 है तो योग कितना होगा। बच्चे अगर औसत 16 पारियों का औसत अगर 37 है तो 16 पारियों का योग कितना होगा, 16 गुणा 37। तो 16 सत्ते 112 हासिल के 11, 16 तिया 48 और 11 कितना होता है 59। तो 16 पारियों का योग, 16 पारियों का सम हो गया 592, 592। अब कह रहा है कि 17वीं पारी में क्या स्कोर करे। तो भाई 592 592, तो 16 पारियों के रन हैं उसके टोटल। अब उसे 17वीं पारी में कितने रन बनाए हमें नहीं पता। मैंने मान लिया कि उसने 17वीं पारी में ना 8 रन बनाए हैं, 17वीं पारी में उसने 8 रन बनाए हैं, बराबर। अब कितनी पारी हो चुकी है भाई, 16 पारी तो ये और 17वीं ये, टोटल पारी हो चुकी है 17। और उनका औसत कितना हो गया है भाई, पुराना औसत तो 37 था और नया औसत क्या हुआ, 9 रन बढ़ गया। तो 37 और 9 कितना होता है, 37 और 9 होता है आपका 7 और 9 16, 46।
ठीक है, तो नया औसत कितना हो गया है भाई? पुराना तो 37 था, नया कितना हो गया बच्चे? नया जो है वो 9 रन बढ़ गया है। तो नया औसत कितना हो गया? 46। नई संख्या कितनी है? पुराने 16 थे पारी, एक 17वीं, टोटल 17 पारी। कल कॉन्सेप्ट नहीं किया था कि बाहर से एक व्यक्ति के आ जाने से औसत इतना बढ़ गया? वो सेम कॉन्सेप्ट ही तो है ये भी, है ना? तो गुणा करेंगे 17 छिक्के 102, हासिल का 10, 17 चौके 68 और 10 78। ठीक है, तो भाई आर का मान कितना होगा? 782 माइनस 592। तो 2 में से 2 गया 0, 18 में से 9 गए 9, 6 में से 5 गया 1। तो 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं भाई? 190 रन। 17वीं पारी में कितने रन? 190 रन। अब अगर आप चाहो तो इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे बच्चे, जरा देखते हैं। भाई सेकंड मेथड जो कल हम लोगों ने सीखा था, ये तो अच्छा मेथड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत इस मेथड में नहीं है। अब सेकंड मेथड क्या है जो कल हम लोगों ने देखा था? मैंने आपसे कहा था कि वृद्धि निकालनी है, कि जो बाहर से व्यक्ति आया उसके आने से वृद्धि कितनी हुई है। तो यहां जो है बाहर से 17वीं पारी आई है, बाहर से 17वीं पारी आई है ना, और 17वीं पारी के आने से औसत में कितनी वृद्धि हुई है? 9 की। और पारी कितनी हो चुकी है भाई? 16 और 1 17, तो 9 गुणा 17, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई है? 153। भाई बाहर से 17वीं 17th पारी आई है और उसके आने से 9 रन बढ़ गया औसत। और कितनी पारियों का? 16 तो पुरानी थी, एक और जुड़ गई 17 पारियों का। तो टोटल वृद्धि कितनी है? 9 गुणा 17 यानी कि 153। ये तो वृद्धि आपने निकाली है। तो 17वीं पारी के रन कितने हैं? तो 17वीं पारी के रन कितने हैं वो हमें निकालने हैं। पुराना औसत कितना है? 37, उसमें आप 153 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 100। ये आपका सेकंड मेथड। तो कल हम लोगों ने किया था कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा तो वो कितना वजन लेकर आया होगा, ये उम्र वाला भी वजन वाला भी। ये सेकंड मेथड जो मैंने कल आपको कराया, ये फर्स्ट मेथड सेम मेथड है, इसे आप क्रिकेट वाले सवालों में भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा। ये सवाल देखेंगे जरा बच्चे, बताओ भाई। ओके, ये सवाल करिए। 46 बच्चे, 46 आया। पुराना औसत कितना था? पुराना औसत था, देखो पुराना औसत कितना है? 37। और नया औसत कितना होगा? उसमें 9 रन की वृद्धि हुई है, तो 9 और 7 16, 3 और 1 4, ऐसे आया 46। ये नया औसत है। करो इस सवाल को, पुराने औसत में 9 की वृद्धि कर दो। मैं बोलता तो हूं, आपको सुनते क्यों नहीं हो आप? एक कम से कम 4 बार ये बात मैंने बोली थी कि पुराने औसत में 9 की वृद्धि। 37 और 9 46, 37 और 9 46, 37 और 9 46। आप साइलेंट करके पढ़ते हो क्या फोन को? है भाई, जल्दी से बताओ। सर यूट्यूब पर मिलेगा प्रैक्टिस सेट? डेफिनेटली यूट्यूब पर हुआ था, कल नहीं थे आप क्या क्लास में? शाम को 5 बजे से हुआ था भाई प्रैक्टिस सेट वो तो। हाँ, आज एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। अब हमें यहाँ औसत नहीं दिया उसने, बोल दिया कि 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। इस पिछले सवाल में तो हमसे पूछ लिया कि 17वीं पारी में कितने रन बनाए। यहां उसने दे दिया कि 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया। जो पुराना औसत रहा होगा उससे 8 बढ़ गया। तो कह रहा है उसका नया औसत बता दो क्या होगा, उसका नया एवरेज क्या होगा। हो जाएगा, सवाल में क्या है भाई? हमें कुछ औसत मान लेते हैं उसका। उसने नहीं दिया ना औसत, तो क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हो? उसने कहा 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, तो काहे परेशान होते हो? निश्चित औसत है ना, वो औसत मान लो कुछ।
मान लो कि रमन का जो औसत है ना, मान लो कि रमन का जो एवरेज है वो ए है, मान लो, क्या दिक्कत है? मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, गणित है भाई, गणित है। तो उसने कहा कि निश्चित औसत है, मैंने मान लिया कि औसत ए है, औसत ए है। अब पारियां कितनी है? 9। औसत कितना मान लिया? ए। तो योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा बच्चे? 9 पारियों का सम हो जाएगा 9 गुणा ए, यानी कि 9 ए। तो 9 पारियों का योग है 9 ए, ये सम है 9 पारियों का। अब कह रहा है कि 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो 9 पारियों का योग कितना है? 9 ए प्लस 10वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 100 रन, जोड़ दो इसमें, तो टोटल रन हो गए ये बराबर। अब पारियां कितनी हो चुकी हैं? संख्या कितनी हो चुकी है? संख्या 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 हो चुकी है सर 9 पारी तो ये, और एक 10वीं पारी, सर टोटल पारी हो चुकी है 10। भाई 9 पारी तो ये, एक 10वीं पारी है। और नया औसत कितना हो गया है बच्चे? पुराना औसत कितना है? ए। उसने कहा कि औसत 8 रन बढ़ गया, औसत जो है वो 8 रन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब पुराना औसत था अगर ए, तो नया औसत हो गया कितना? ए प्लस 8। नया औसत कितना हो गया? ए प्लस 8। तो संख्या से औसत को गुणा कर दिया, योग आ गया। और इधर तो कुल योग आपने निकाल रखा है रनों का। ए का मान निकाल दो जल्दी से, क्या है? जल्दी से बच्चे बताएंगे ए का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 9 ए प्लस 100 बराबर 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 10 ए प्लस 10 या 80। भाई ये ए उधर जाएगा, 80 100 में से घटेगा तो 10 में से 9 गया ए, और 80 जाकर 100 में से घटेगा तो 20। ए का मान 20 है, मेरा आंसर नहीं है ये, मेरा आंसर 20 नहीं है। मुझसे पूछा क्या है बच्चा? मुझसे पूछा है नया औसत, नया औसत। और नया औसत तो ये है ए प्लस 8। तो नया औसत क्या है? नया औसत, नया औसत है ए प्लस 8, यानी कि 20 प्लस 8, तो नया औसत हो जाएगा 28। और मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो ये बस वही तो मेथड बच्चा मैं यूज करते आ रहा हूं जो कल पूरे क्लास में आपको मैंने पढ़ाया, पूरी क्लास में कल ऐसे ही तो सवाल कराए मैंने। अगर आप चाहते हो सेकंड मेथड सर कराएं, तो आपकी जो चाहत है जरूर पूरी करेंगे भाई, हम सेकंड मेथड भी हम कराएंगे। अब आप देखो, यहां चीजें रटने वाली नहीं है। अगर आप सेकंड मेथड को रट रहे हो तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी, आप उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेकंड मेथड जो मैं करा रहा हूं वो रटने वाला नहीं है, वो समझने वाला है। नहीं तो आप फर्स्ट मेथड के साथ जाओ अगर आप उसे रट रहे हो तो। इसीलिए मैं दोनों मेथड साथ साथ करा रहा हूं आपको कि आप एक मेथड चूज कर लो। सेकंड मेथड आसान है, लेकिन अगर आप उसे रट रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फर्स्ट मेथड के साथ जाओ। ये हार्ड नहीं है, ये भी आसान है, बस 3 लाइन की कैलकुलेशन ही तो है इसमें, दिक्कत क्या है? चलो अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड क्या कहता है कि 9 पारियों में कुछ औसत बनाया निश्चित, कुछ एवरेज है 9 पारियों का। अब कह रहा है कि 10वीं पारी में उसके 100 रन है, 10वीं पारी में उसके कितने रन है? 100 रन। और उससे उसका जो एवरेज है वो 8 रन बढ़ गया। क्या हुआ? उससे उसका एवरेज 8 रन बढ़ गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कुल वृद्धि बताओ कितनी है? कुल वृद्धि बच्चा, कुल वृद्धि बताओ कि कुल वृद्धि है कितनी? कुल वृद्धि है कितनी? आप कहेंगे कि सर टोटल पारी कितनी है? 9 पारी तो ये, और एक 10वीं पारी ये, सर टोटल पारी हो गई 10। भाई 9 तो पुरानी है, 9 पारियां तो पुरानी हैं, और एक पारी नई हो गई 10वीं, तो टोटल पारी कितनी हो गई? 9 प्लस 1, 10 पारी टोटल हो गई। और 10 पारी का औसत कितना बढ़ा है? 8 रन। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 8 यानी कि 80। टोटल 10 पारी हो गई ना, 9 तो पुरानी थी और एक 10वीं पारी है, टोटल 10 पारी हो गई, और 10 पारियों का औसत 8 रन बढ़ गया।
तो वृद्धि हो गई 8। अब जो मैं 10वीं पारी के रन निकालता था वो क्या करता था, पुराने औसत में ये वृद्धि जोड़ता था। आप पीछे के सवालों को उठाकर देखो, जो मैं क्या करता था, 10वीं पारी के जो रन निकालता था वो मैं पुराने औसत में ये वृद्धि ऐड करता था ना बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 100 मिलेगा, जो 10वीं पारी के रन है। तो यहां से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 20। ये पुराना औसत आ गया, तो नया औसत कितना होगा, नया औसत इसमें 8 जोड़ दो, नया औसत होगा 20 + 8, 28। ये नया औसत है। ठीक है, तो इस सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल चलते हैं। इस सवाल पे आएंगे बच्चे जल्दी से। बताओ भाई सवाल क्या होगा, यहां दो खिलाड़ियों की बात हो गई, अब बताएंगे सभी लोग। ये क्रिकेट वाले सवाल कंप्लीट कर लो, फिर जितने भी हार्ड सवाल एग्जाम में बनते हैं आपके हिसाब से, मैं उन्हें अच्छे सवाल कहता हूं, तो जितने भी अच्छे सवाल बनते हैं एग्जाम में वो सारे सवाल मैं आपको अ, आज कराने वाला हूं। ठीक है, उनके अच्छी अच्छी अप्रोच, अच्छे अच्छे तरीके बन सकते हैं जिन सवालों के, सारे मैं लेकर आया हूं। और अच्छे अच्छे सवाल अगर आपके एग्जाम में बने तो डेफिनेटली वो आज की क्लास से ही बनेंगे, नहीं तो इजी टू मॉडरेट पेपर अगर बना, और वो बनेगा इजी टू मॉडरेट से ऊपर आपका लेवल जाएगा ही नहीं एग्जाम का, तो वो हम कर चुके हैं। अगर 1% ऐसा हुआ कि भाई बहुत अच्छा सवाल एवरेज से पूछ लिया, तो वो आज हम उस लेवल को कंप्लीट करेंगे। कि 8 खिलाड़ियों का औसत है 6.5, दो नए खिलाड़ियों को भी शामिल कर लिया, तो खिलाड़ी कितने हो गए भाई, 8 तो पहले थे और दो नए खिलाड़ी आ गए, वो हो गए 10। तो कह रहा है दो नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत 1 रन बढ़ गया, तो नए खिलाड़ियों का एवरेज क्या होगा। बच्चे हम वही चीज को बार बार मैं आपको रिपीट मोड पर करा रहा हूं कि 8 खिलाड़ियों का अगर औसत 6.5 है तो योग कितना होगा, 8 गुणा 6.5। भाई 8 × 5 = 40, हासिल का 4, 8 × 6 = 48 और 4 = 52। भैया ये तो हो गया 8 खिलाड़ियों का योग। मैंने कहा ना, जहां भी एवरेज दिया होगा हम योग निकालेंगे। आज लास्ट चौथी क्लास, अगर आज भी आप ये बात नहीं समझ पाए हो कि संख्या को औसत से गुणा करके योग निकाला जाता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है एवरेज के सवालों को सॉल्व करने में आपको। तो कह रहा है दो नए खिलाड़ियों को शामिल कर लो। भाई मैं आपसे कह रहा हूं दो नए खिलाड़ियों को शामिल कर लो, तो 52 तो योग है 8 खिलाड़ियों का। अगर मैं दो खिलाड़ियों को शामिल कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं A+B। भाई ए और बी दो नए खिलाड़ी हैं, तो 52 में दो खिलाड़ी जोड़ दो A+B। अब बराबर, अब संख्या कितनी हो गई है भाई, 8 खिलाड़ी तो पहले थे और दो खिलाड़ी ये आ गए, तो नए खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, खिलाड़ियों की संख्या हो गई 10। कितनी हो गई, खिलाड़ियों की संख्या हो गई 10। और नया औसत कितना हो गया, नया औसत हो गया 6.5, तो पुराना था उसमें एक जोड़ेंगे तो नया औसत हो गया 7.5। तो यहां 7.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस आप यहां से A+B का मान निकालना है, तो ये कितना होगा, 10 की गुणा करेंगे 75 आएगा। तो बच्चा A+B कितना हो गया, 75 - 52। ठीक है भाई, ये आ गया 18 × 5 = 23। ठीक है, ये तो योग आ गया, ये तो दो संख्याओं का योग है 23। और अगर दो संख्या का योग आपके पास है तो भाई मेरे औसत क्या होगा, क्या औसत नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 23 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 11.5 आ जाएगा। भाई दो संख्या का योग देखो आप, A+B कितना है 23, A+B 23 है, योग 23 है, तो औसत कितना होगा, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर देंगे, 11.5। 11.5। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करिए, ये सवाल करेंगे सभी लोग जल्दी से।
सेकंड मेथड, चलो सेकंड मेथड देख लो भाई। इसका सेकंड मेथड मैं सोच रहा हूं आप खुद ही कर लेते। सेकंड मेथड क्या है इसका, कि 8 खिलाड़ियों का औसत 6.5 है। ओके, अब 2 खिलाड़ी आ गए और औसत एक बढ़ गया, वृद्धि निकाल लो। वृद्धि निकाल लो, वृद्धि है कितनी, वृद्धि है कितनी बच्चे, कितने खिलाड़ी हो गए हैं, 8 और 2 10 खिलाड़ी हो गए हैं, और औसत कितना बढ़ गया है, 1। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई है, 10 की। औसत में वृद्धि कितनी होगी, औसत में वृद्धि बच्चे, यहां 2 लोग हैं ना, तो हमें औसत में वृद्धि चाहिए। औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि कितनी होगी, 10/2 यानी कि 5 की, है ना भाई। क्योंकि वृद्धि तो 10 की है टोटल। अभी तक जो हम सवाल निकाल रहे थे वृद्धि, वो एक संख्या की वृद्धि निकाल रहे थे, एक संख्या के आने से। यहां अब 2 लोग ऐड हुए हैं, 2 नए खिलाड़ी, तो उनके आने से वृद्धि तो 10 की है। तो भैया औसत में वृद्धि कितनी है, 2 से डिवाइड करेंगे जितने लोग हैं, तो 5 की वृद्धि है। तो नए खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा, नए खिलाड़ियों का औसत, नए खिलाड़ियों का औसत एवरेज का एवरेज कितना होगा, पुराने एवरेज में 5 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 11.5। ठीक है, ये आपका दूसरा मेथड है। चलिए ये सवाल करिए। पीछे के जो सवाल थे उनमें बाहर से एक ही लोग ऐड हो रहे थे, एक ही पारी आ रही थी, एक ही व्यक्ति बाहर से आ रहा था, इसीलिए वृद्धि को हम डायरेक्ट औसत में ऐड कर रहे थे पुराने में। इस बार 2 लोग आए हैं, तो उनकी एवरेज में वृद्धि कितनी है, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। इस सवाल देखो, एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत है 52 रन, उसका उच्चतम, उच्चतम यानी कि हाईएस्ट, और उसके सबसे कम यानी कि लोएस्ट, न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दूं तो शेष 18 मैचों का औसत स्कोर 50 रन होगा। तो खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या होगा। अब ये सवाल भी एग्जाम में बन सकता है, ये सवाल भी। अब मेरी बात सुनना मेरी बात सुनना, आप एक खिलाड़ी हो, मान लो आप एक क्रिकेटर हो, आप ना 20 मैच खेलते हो, और 20 मैच में किसी एक मैच में आपका हाईएस्ट स्कोर है, मान लो आपने 150 रन बना दिए। किसी एक मैच में आपका लोएस्ट स्कोर है, सबसे कम 10 रन ही आप बना पाए हो। 20 मैचों में 2 ऐसी पारियां मैंने गिनी, काउंट की, कि आपका हाईएस्ट 150 है, आपका जो लोएस्ट है वो 10 रन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों पारियों को हटा दूं, अगर आपके 20 मैचों में से इन दोनों पारियों को मैं हटा दूं, तो पारी कितनी बचेंगी, 18 बचेंगी ना, और उन 18 का औसत बोला है 50 रन। ये वो सवाल कह रहा है। तो कह रहा है कि बताओ उसका जो हाईएस्ट स्कोर था वो कितना था, ये आपसे कह रहा है। चलो, ये तो जस्ट अभी हमने समझा है, जस्ट अभी हमने सवाल को समझा है कि 20 पारी हैं, उनका औसत 52 है, जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट से, जो उसका उच्चतम स्कोर है वो सबसे कम वाले से 120 रन ज्यादा है, यानी कि उसके हाईएस्ट और लोएस्ट में 120 रन का डिफरेंस है। कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा भी दूं, तो जो 18 पारी बची हैं, भाई 20 तो पहले थी, जो 18 मैच बचे हैं उसका औसत 50 रन हो जाएगा। मोटा मोटा सवाल पूछा है, इसमें कुछ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है यार, वही चीज भाई जो आप करते हैं, जो आपके दिमाग में सेट हो चुकी है, कौन सी, योग की। कि सर अगर 20 मैच हैं उनका औसत 52 है, क्या करना है, 20 मैच का योग कितना होगा बच्चा, 20 मैच का योग कितना होगा, 20 गुणा 52, गुणा करेंगे ये आएगा 1040, कितना आएगा, 1040। ये तो 20 मैच का योग निकाल दिया आपने। क्यों निकाला, क्योंकि सर आप 4 दिन से ये बात हमारे कान पका दिए, सर आपने कहते कहते कि औसत दे रखा है तो योग निकालो, औसत दे रखा है तो योग निकालो, लो ये सर ये योग निकाल दिया। अब क्या करें, रुक जाओ, गुस्सा मत करो, मैं अभी बताऊंगा आपको करना क्या है। अब
अब उसने कहा कि जो उसका उच्चतम स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर है, बच्चे उच्चतम स्कोर को मैं H से डिनोट कर रहा हूं और जो सबसे कम स्कोर है उसको डिनोट कर रहा हूं L से। L मतलब लोएस्ट L और H मतलब हाईएस्ट H। इसको डिनोट करेंगे कि उच्चतम स्कोर को H बोल रहा हूं मैं और सबसे कम स्कोर को L, लोएस्ट मैं L बोल रहा हूं। अब उसने बोला कि जो उसका उच्चतम स्कोर है वो सबसे कम से 120 रन ज्यादा है, यानी कि जो उसका हाईएस्ट स्कोर है ना वो सबसे कम वाले से 120 रन ज्यादा है, ऐसा सवाल ने बोला। लोएस्ट से 120 ज्यादा। अगर मैं L को इधर ले आऊं तो H माइनस L कितना होगा? 120। इसको थोड़ी देर के लिए बॉक्स में बंद कर दो, ये बाद में काम आएगा, ये बाद में काम आएगा। अब सवाल ने कहा कि जो पारियां बची 18, उनका औसत 50 हो जाएगा अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं, H और L को। ठीक है, तो 18 पारियों का योग कितना होगा? 18 गुणा 50 यानी कि 90, 900। अब मेरी एक बात सुनो, एक बार सामने देखो, पेन को साइड में रखकर सामने देखो। डेफिनेटली अब ये चीज आपके दिमाग में जाने वाली है डायरेक्ट। ये तो मैंने अभी 3 लाइन जो लिखी है, जो सवाल ने बोला वो लिखी है। अब इसको समझना कैसे है देखना। 20 पारियों का औसत 52 था, 20 पारियों का योग निकाल दिया 1040। 2 पारी थी, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, अगर मैं उनको हटा दूं तो पारियां कितनी बची हैं? 18, उनका औसत 50 हो जाएगा, उनका योग आ गया 900। अगर मुझे वो 2 पारियों का रन निकालने हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट के रन निकालने हैं, तो 20 के योग में से 18 का योग मैं माइनस कर दूंगा। 20 के योग में से 18 का योग माइनस कर दूंगा तो मेरे भाई जो 2 पारियां मैंने हटाई है ना, उनका सम मुझे मिल जाएगा हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का, 140। हो गया सवाल, हो गया भाई। सवाल में कुछ बचा क्या है? हो गया सवाल कि उसने 20 पारियों का औसत दिया था 52, मैंने 20 का योग निकाल दिया। उसने कहा कि जो 2 पारियां हैं, सबसे ज्यादा वाली सबसे कम वाली, अगर मैं उनको साइड में कर दूं तो 18 का औसत 50 हो जाएगा, तो 18 का योग हो गया 900। तो जो 2 पारियां मैंने साइड में करी हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाली, अगर मुझे उनका योग निकालना है तो 20 के योग में से 18 का योग माइनस कर दूंगा, मुझे मिलेगा 140। बस हो गया सवाल। और ये वाली लाइन तो हमने यहां से बना ली। H क्या पूछ रहा है आपसे? उच्चतम स्कोर, H का मान पूछ रहा है। बच्चा देखो, आपके पास ये वाली है, ये वाला है, H का मान बताना है ना, तो दोनों को जोड़कर 120 प्लस 140 और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 260/2 यानी कि 130। H का मान कितना आ गया? 130, और यही मेरा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आपके पास अगर मान लो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो, मान लो 10, और आपके पास a माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो 4, अगर आपको a का मान निकालना है ना, तो दोनों को जोड़कर 10 प्लस 4 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर b की वैल्यू निकालनी हो प्लस माइनस वाले की, तो 10 में से 4 घटाकर और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आपको आता होगा। तो मैंने वही तो किया कि H माइनस एल दे रखा है, H प्लस एल दे रखा है। बच्चा मुझे H का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 130, तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी का आ रहा है, वेरी गुड। चलते हैं भैया, अब आपके ये क्रिकेट वाले सवाल कंप्लीट हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूं कहां? इस तरह के सवालों पर। अब जितने भी टिपिकल सवाल, लेंदी सवाल या हार्ड सवाल बन सकते हैं एवरेज से आपके एग्जाम में, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं बनेंगे, मैं कह रहा हूं बन सकते हैं, वो सारे अब मैं आपको कराने वाला हूं। तो परेशान मत होना, जो मैं सवाल अब आपको कराऊंगा नो डाउट उनका लेवल हाई होगा। तो हाई लेवल के लिए तैयार हो जाओ। 4th क्लास है, लास्ट क्लास है, तो इसमें ये लेवल हमको टच करना पड़ेगा। इन केस अगर लेवल बन जाए तो आप कर लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप ये लेवल अगर करना चाहो तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए।
आज की डेट में जो कंपटीशन चल रहा है, एग्जामिनर एक आध सवाल बनाता है अच्छे लेवल के भी कंपटीशन रखने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इन जो सवाल हैं अच्छे अच्छे लेवल के, टफ लेवल के जो सवाल हैं, उनमें एक बेस्ट अप्रोच मैं आपको दे सकूं, एक बेस्ट अप्रोच मैं आपको दे सकूं, और वही अप्रोच आपने दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा वो फिक्स पैटर्न पर पूछा जाएगा। जैसे ये सवाल देखो आप, ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा ना, ये एज इट इज आएगा। इसमें बस वो यहाँ ये डिजिट चेंज करेगा, ये संख्या चेंज करेगा, लैंग्वेज पूरा फ्रेम जो होगा ना वो यही होगा। और इसका मैं एक डायरेक्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, बच्चा खुश हो जाएगी तबीयत आपकी कि सर मजा आ गया। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं वो अप्रोच बताऊंगा। तो चलिए इसे एक बार डिटेल में समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन को केवल, और फिर मैं इसका एक एक लाइन का अप्रोच बताऊंगा, उसे लगाकर आपने डायरेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, चलो एक बार आप ये सवाल को रीड करो बस, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल अब खत्म हो चुका है। अब मॉडरेट से ऊपर का लेवल बचा है औसत में, वो दो तीन टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अब। कि भाई तीन संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्या के औसत को तीसरी में जोड़ा जाए, किन्हीं भी दो संख्या के एवरेज को तीसरी में जोड़ा जाए, तो प्राप्त होने वाला योगफल क्रमशः 168, 174 और 180 है। तो कह रहा है इन तीनों प्रारंभिक संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या होगा। पहले हम इसे डिटेल में समझते हैं। अच्छा, मैंने माना कि वो तीन संख्या जो है ना वो ए बी सी है, जो तीन संख्या है जिनकी वो बात कर रहा है वो ए बी सी है। अब सवाल ने कहा कि किन्हीं भी दो का औसत, कह रहा है इन तीनों में से किसी भी दो का औसत अगर मैं तीसरी संख्या में जोड़ता हूं, किन्हीं दो का एवरेज ले लो और उसे तीसरी में जोड़ो। बच्चे यहां तीन पॉसिबल कंडीशन बनेंगी। अगर मैं इन दोनों का औसत लेता हूं ए और बी का, तो कंडीशन बनेगी ए प्लस बी बाई टू। भाई औसत तो यही होता है दो संख्याओं का। और इसे अगर मैं तीसरी संख्या में जोड़ता हूं तो भैया मुझे क्या मिलता है, 168। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस क्या बनेगा, इन दोनों का औसत ले लो भाई, बी प्लस सी, बी प्लस सी बाई टू, और इसे किस में जोड़ना है, ए में। तो क्या मिलेगा, 174। दूसरी कंडीशन ये बन गई। एक बार इन दोनों का औसत ले लो ए और सी का, ए प्लस सी बाई टू, और इसे किस में जोड़ना है, बी में। तीसरा क्या मिलेगा, 180। ये तीसरी कंडीशन बनी। ये कह रहा है सवाल। और अब फाइनली सवाल ने आपसे पूछ लिया कि बताओ तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा, तीनों संख्याओं का। तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है। भाई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा आप बता सकते हैं, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। यही होगा ना, तीनों संख्याओं को जोड़कर 3 से डिवाइड करना है ये हमें। उसके लिए हमें तीनों संख्याओं का योग चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें तीनों संख्याओं का योग चाहिए, सम चाहिए। ओके, वो निकालते हैं एबीसी होगा क्या। बच्चे ये हमें सॉल्व कैसे करें इसको, कि अगर अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, भाई अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इसको, इसको और इसको, अगर मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, तीनों को ऐड करने पर ए प्लस बी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू, और ये ए बी सी तो अलग मिलेगा। बच्चे अगर मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं तो ये तो ए कितनी बार आया है, 2 बार, बी कितनी बार आया है, 2 बार, और सी कितनी बार आया है, 2 बार। ये तो बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2, है ना भाई। भाई देखो a प्लस बी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो बेस तो 2 ही रहेगा ना, ये ऊपर की आपस में जुड़ जाएंगी। तो मैंने वही तो किया कि a कितनी बार है, 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई टू प्लस, और ये तीनों आपस में अलग जोड़ेंगी, a प्लस बी प्लस सी।
बराबर। इनको जोड़ना जरा अलग, 8 और 4 12, हासिल का 1, 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 1 22, 1 2 3 और 2 5, सही जोड़ा है। 8 4 12, हासिल का 1, 8 7 15, 15 और 6 21 और 1 22, हासिल का 2, 1 2 3 5। ओके, अब क्या होगा यहां पर, देखते रहो। अब मैं अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस a प्लस बी प्लस सी बराबर 522। 2 से 2 कट गया, बचे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी आ गया बराबर 522। ये 2 चला जाएगा नीचे, a प्लस बी प्लस सी कितना आया 522 बटे 2। ये तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई। हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी बाई 3, क्योंकि बच्चे तीनों संख्याओं का औसत तो वही होता है ना भाई। भाई तीनों संख्याओं का जो औसत होता है वो तो वही होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, 3 डिवाइड में चाहिए। तो अगर मुझे औसत निकालना है बच्चा, अगर मुझे औसत निकालना है, अगले अगले पेज में करके दिखाता हूं मैं आपको। मुझे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 522 बटे 2। मुझे निकालना है औसत, एवरेज। एवरेज क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो मुझे उधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 522 बटे 2, और इधर 3 से है तो इधर भी 3, यानी कि 522 बटे 6। तो 6 8 48, 4 6 7 42। मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 87। ये तो इसका डिटेल्ड मेथड हो गया। आप लोग तसल्ली से बैठे हुए हो ना कि सर दूसरा मेथड कब बताएं, इसको कब खत्म करके दूसरा मेथड बताएं। चलो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कि भाई मैंने सभी को जोड़ा, ये मिला a प्लस बी प्लस सी, मुझे निकालना था a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तीनों का औसत। कितनी तसल्ली से आप बैठोगे, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो भाई साहब, जैसे वो खेल चलता है ना गांव में, और ऐसे देखते रहते हो पता नहीं अब ये कब बंदर और बंदरिया की शादी होगी, ऐसे बैठ गांव में बैठकर देखते रहते थे, कब ये सांप जो है ये मोर बन जाएगा। बिल्कुल सस्पेंस में बैठे हो कि सर कब वो दूसरा मेथड बताएं जिसकी इतनी तारीफ कर रहे थे सर। चलो इट्स टाइम, अब देखते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो एक ही लाइन में सवाल का उत्तर कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी आपको दिक्कत किया हो इस मेथड ने, डोंट वरी, डोंट वरी, ये सब रफ कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत है ही नहीं। बस आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सवाल आपके पास आए, अगर ऐसा सवाल आपके पास आए कि अगर ऐसा सवाल आपके पास आए कि किन्हीं दो का औसत, आपके पास आए कि किन्हीं दो का औसत तीसरी में जोड़ रहा है, किन्हीं दो का एवरेज तीसरी में जोड़ रहा है, और हमें योगफल इतना इतना और इतना मिल रहा है। भाई किन्हीं दो का एवरेज तीसरी में जोड़कर हमें ये संख्या मिलती है, किन्हीं दो का औसत, ये मैं कह रहा हूं ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बस संख्या चेंज करेगा। किन्हीं दो का औसत तीसरी में जोड़कर ये हमको मिला, और कहेगा कि प्रारंभिक तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चे हमारा जो आंसर होगा ना कि तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत। डायरेक्ट मैं एक ही लाइन में आंसर आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, जो संख्याएं मुझे दी हुई है ना, 168 174 180, तीनों को जोड़ना है, 168 174 180 और 6 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों संख्याओं को ऐड करके जो सवाल में दे रखी हैं 6 से डिवाइड कर देना है। ये 6 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये मैंने पीछे का जो डिटेल मेथड समझाया है उसमें यहां मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया है कि 6 से डिवाइड किया लास्ट में जाके। तो यहां आपने क्या करना है, तीनों संख्याओं को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो, सवाल तबाह हो जाएगा, सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। बच्चे आप जोड़ेंगे तो आएगा 522 बटे 6, यानी कि 6 8 48, 6 7 42, 87, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही आपने करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का चलते हैं।
ये रहा सेकंड क्वेश्चन। बच्चा जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बता दो क्या होगा। 6 से क्यों डिवाइड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल मेथड में, कि हमारे पास 522/2 आया था a प्लस बी प्लस सी, हमको चाहिए औसत a प्लस बी प्लस सी बाई 3, उधर भी 3 से डिवाइड किया और वो 3 2 से गुणा होकर 6 बन गया, और वो हर सवाल में बनेगा। देखो 3 संख्याएं हैं, जब किन्हीं दो का औसत तीसरी में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं 104, 111 और 115 मिलती हैं। आपसे कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत। इस सवाल का आंसर भी आप बड़ी फुर्ती से मुझे बताएंगे, क्या होगा बच्चे? 104, 111 और 115 और डिवाइड बाई 6, बताओ जल्दी से क्या होगा भाई? होगा 5 और 1 6, 6 और 4 10, हासिल का 1, 1 2 और 1 3, 1 2 और 3, 330/6, तो 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, आंसर कितना आ गया? 55, ऑप्शन नंबर बी 55 आ गया सभी का। ओके, चलो अब मैं टाइप चेंज करता हूं बच्चे, टाइप चेंज करते हैं और थोड़ा सा और अच्छे लेवल के सवालों पर चलते हैं, थोड़े से और अच्छे लेवल के सवालों पर चलते हैं, जहां आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मेरे पास कुछ विविध क्वेश्चन है, उन विविध क्वेश्चंस को करेंगे फिर, मिसलेनियस क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, ठीक है? करिए सवाल। अरे ठीक है भाई, 55 आ गया, बस करो। देखो 24 संख्याओं का औसत 56 है। भाई ये सवाल जो है ना, इनमें कैलकुलेशन होती है, इन सवालों में कैलकुलेशन होती है, इनका कोई सिंगल लाइन अप्रोच नहीं है, इनमें तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ये 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 का औसत 71.7, अगली 11 का औसत 42, और जो अगली 3 संख्याएं बची उनका रेशियो आपको दे दिया 22, 23 और 24वीं जो संख्या बची हैं उनका रेशियो 1/2, 1/3 और 5/12। कह रहा है कि बताओ 22वीं और 24वीं संख्या का एवरेज क्या होगा। पहले तो हमें 22वीं और 24वीं संख्या निकालनी पड़ेंगी और फिर उनका एवरेज देखना पड़ेगा, है ना भाई? चलो सबसे पहले अपना वही काम कि अगर मेरे पास 24 संख्याएं हैं, उनका औसत 56 है, तो 24 का योग कितना होगा बच्चा? 24 गुणा 56, तो 24 गुणा 6 144, हासिल के 14, 24 पंजे 120 और 14 134। तो भाई ये तो योग आपको मिल गया कि जो 24 टोटल संख्याएं हैं ना, उनका योग होगा कितना? 1344। ओके, अब कह रहा है इन्हीं 24 संख्याओं में से जो पहली 10 संख्याएं हैं उनका औसत 71.7 है, तो उनका योग कितना होगा? 10 गुणा 71.7 यानी कि 717। जो अगली 11 है उनका औसत 42 है, तो उनका योग कितना होगा? 11 गुणा 42, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46, ये इनका योग आ गया 462। मेरे पास संख्या कितनी थी बच्चे? मेरे पास संख्या थी 24, मैं बात कर चुका हूं 11 और 10 21 संख्याओं की, मैं तो 21 संख्याओं की बात कर चुका हूं। अब मेरे पास 3 संख्या बची, 22, 23 और 24। उसने बोला ना अगली 3 संख्या जो कि इतना 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 है, वो रेशियो में दे रखी है, तो अगर मुझे वो 3 संख्याओं का योग निकालना है, 22वीं संख्या, 23वीं संख्या और 24वीं संख्या, इनका योग अगर मुझे निकालना है बच्चे, इनका योग बताना, 7 2 9, 6 और 1 7, 7 4 11, तो मैं 1344 में से ये माइनस करना पड़ेगा मुझे। मैं क्या करना पड़ेगा मुझे जो 24 का योग है ना 1344, उसमें से इन 11 और 10 21 संख्याओं का योग माइनस करना पड़ेगा 1179 को।
ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर जो तीन संख्या है 22, 23, 24, उनका योग, उनका सम मुझे मिलेगा। कितना है बच्चे जरा घटाना, 14 में से 9 गए 5, 13 में से 7 गए 6, 12 में 2 में से 1 गया 1, 165 आ गया। 22, 23 और 24 का जो योग है, जो सम है, वो कितना है 165। आपने 24 के योग में से ये 21 का योग माइनस कर दिया। ये सवाल तो कल भी मैंने आपको कराया था, याद करो, इस टाइप का है ना। तो भैया आपके पास तीन संख्याओं का योग मिल गया, और वो तीन संख्याएं आपको किस रेशियो में दे रखी हैं बच्चे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। तो पहले तो ये रेशियो आसान बना लो और फिर हो गया सवाल। भाई इन तीनों का योग 165 है, पहले तो ये रेशियो आसान बनाओ। और ये तो रेशियो में मैंने भर भर के आपको सिखाया है कि ये रेशियो आसान कैसे बनाते हैं। भाई 2, 3 और 12 का एलसीएम 12 होता है, 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, होता है ना, ऐसे ही करते हैं। तो ये जाएगा 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, और 12 से 12 कट गया 5। ये आपका रेशियो आ गया 6, 4 और 5 का। ये रेशियो आ गया, आपने इस रेशियो को आसान बना लिया। और इन तीनों संख्याओं का योग 165 आपको दे रखा है। भाई 165 आपको दे रखा है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 का मान कितना है 165। तो एक का मान कितना होगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो भैया 6 का मान कितना होगा, 11 छिक्के 66, 4 का मान कितना होगा, 11 चौक 44, और 5 का मान कितना होगा, 11 पंजे 55। आपसे कह रहा है 22 और 24 का एवरेज। बच्चे 22वीं संख्या कितनी है 66, और 24वीं संख्या कितनी है 55। जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 121/2, यानी कि 60.5। ये मेरा आंसर है 60.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने वो संख्या निकाली, रेशियो बनाया 6, 4, 5 का, आपने जोड़ा 15, और वो किसके बराबर हो गया 165 के। एक यूनिट 11, तो 6 का मान 66, 4 का 44, 5 का 55। आपसे कह रहा है 22 और 24 का औसत। बच्चे 22वीं संख्या 66 है, 24वीं संख्या 55 है, जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया 60.5। ये सवालों में कैलकुलेशन बनती है, ये मत कहना कि सर इसका भी कोई एक लाइन बता दो। कोई एक लाइन नहीं है, इसमें तो कैलकुलेशन बनेगी ही बनेगी, इसमें करनी पड़ती है बच्चा कैलकुलेशन। ठीक है, तो इतनी क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं, आज की क्लास में मैंने सवाल ही वो लिए हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, जिनमें कैलकुलेशन बनती है। इतनी कैलकुलेशन तो इसमें बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में आएगा सवाल, ऐसा सवाल बन जाए, तो इन केस बन जाए तो एटलीस्ट आप अवेयर रहो कि ये सवाल में कैलकुलेशन है, और आप उस हिसाब से अपना माइंडसेट तैयार करो। चलो अगला सवाल कि 24 संख्याओं का औसत है 65। ओके, पहली 11 का औसत 67 है, अंतिम 10 का औसत 70 है। कह रहा है कि जो 12वीं संख्या है वो 13वीं से 13 कम है, जो 14वीं संख्या है वो 13वीं से 1 अधिक है। तो संख्या है, तो कह रहा है 12वीं और 14वीं का औसत बताओ। करो सवाल को, और ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है। यहां भी सवाल, मुझे लगता है कि ऐसा सवाल एग्जाम में अक्सर बनते हैं, इसीलिए मैं बच्चा इस टाइप को इंक्लूड करके आपके नोट्स में लेकर आया हूं। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा सवाल बनता है। वही चीज 24 संख्याओं का औसत अगर 65 है, तो 24 का योग कितना होगा बच्चा, 24 गुणा 65। भाई कितना होगा, 24 पंजे 120, हासिल के 12, 24 छिक्के 144, 144, और 12 कितना होता है 156। तो ये तो 24 का योग आपने निकाल दिया 1560, 24 का योग निकाल दिया 1560। अब कह रहा है इन्हीं 24 में से जो पहली 11 है उनका औसत 67 है, तो पहली 11 का योग कितना होगा, 11 गुणा 67। भाई ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66, 66 और 7 73, 737। कह रहा है कि जो
अंतिम 10 है उनका औसत 70 है, तो अंतिम 10 का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा 70 यानी कि 700। अब एक चीज आप यहां नोटिस करो, मेरे पास संख्या कितनी थी? मेरे पास संख्या थी 24। मैं बात कर चुका हूं 11 और 10, 21 संख्याओं की। कितनी संख्या अभी मिसिंग है? 3 संख्या मिसिंग है ना भाई। टोटल मेरे पास संख्या 24 थी, मैंने 11 और 10 21 की मैं बात कर चुका हूं। अभी 3 संख्या मिसिंग है। कौन कौन सी है वो मिसिंग? सवाल में देख लो, सवाल में बोला है कि जो 12वीं संख्या है वो 13वीं से 13 कम, और 14वीं संख्या 13वीं से 1 अधिक। संख्या मिल गई आपको सवाल में कि एक संख्या तो 12वीं है, एक संख्या 13वीं है, और एक संख्या 14वीं है। ये 3 संख्या है जो मिसिंग है, जो मिसिंग है। तो अगर मुझे उन संख्याओं का योग निकालना है, 12वीं संख्या, 13वीं संख्या और 14वीं संख्या, तो बच्चे क्या करेंगे? जरा इनका योग बताना भाई। 7, 3 और 14। मैं क्या करूंगा? मैं 24 के योग में से ये माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इन 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा, 3 संख्याओं का सम मिल जाएगा। बच्चे 10 में से 7 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो मुझे 12, 13 और 14 का योग मिल गया 123, 123। पिछले सवाल में तो इन तीनों का मुझे रेशो दे दिया था, यहां उसने एक पहेली बना दी। पहेली सॉल्व करनी आती है आपको? नहीं आती। पहेली, पहेली क्या बनाई है? यहां से। बच्चे पहेली की शुरुआत करी है यहां से, और यहां तक पहेली आपसे पूछी। पहेली, पजल बनाई है उसने, रीजनिंग वाली पहेली बनाई है कि जो 12वीं संख्या है वो 13वीं से 13 कम है। 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है, और जो 14वीं संख्या है वो 13वीं से 1 ज्यादा है। तो ये तीनों संख्याओं को कुछ मानना पड़ेगा आपको। कैसे? एक बार फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, सामने देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। उसने कहा जो 12वीं संख्या है ना वो 13वीं से 13 कम है। यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अगर मैं 13वीं संख्या को कुछ मान लूं, देखना बच्चे, अगर मैं 13वीं संख्या को मान लूं आर, मैंने मान लिया कि 13वीं जो संख्या है ना उसकी वैल्यू है आर, मान लिया मैंने, तो जो 12वीं संख्या होगी ना वो 13वीं से कितनी कम है? 13 कम है। तो अगर मैंने 13वीं संख्या को आर मान लिया तो 12वीं संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? आर माइनस 13 होगी कि नहीं? मैं एक एक लाइन को सॉल्व कर रहा हूं। मुझसे कहा कि जो 12वीं संख्या है ना वो 13वीं से 13 कम है। मैंने 13वीं संख्या को आर मान लिया, तो 12वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 13 कम, यानी कि 12वीं संख्या हो जाएगी आर माइनस 13। अब आगे चलो, एक लाइन आगे चलो। कह रहे कि जो 14वीं संख्या है ना वो 13वीं संख्या से 1 ज्यादा है, और 13वीं संख्या को तो मैं आर मान के चला हूं, तो 14वीं संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? आर प्लस 1। 13वीं से 1 ज्यादा। भाई जो 14th नंबर है ना वो 13th नंबर से 1 मोर, 1 ज्यादा है, और 13वीं को तो मैं आर मान के चला हूं, तो 14वीं संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? आर प्लस 1। बस तीनों संख्या मिल गई आपको, जोड़कर 123 के बराबर करके आर का मान निकाल लो। भाई अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो आर आर आर, 3 आर, माइनस 13 प्लस 1 माइनस का 12 बराबर 1 2 3। 3 आर कितना हो गया? 123 में 12 जुड़ेगा तो 135 है ना, ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो आर कितना हो गया? ये कटेगा इससे 45 बार। आर की वैल्यू मिल गई 45। आपसे कह रहा है 12वीं और 14वीं का औसत। बच्चे 12वीं संख्या कितनी है जरा बताना? आर माइनस 13, तो 45 माइनस 13 यानी कि 32। 14वीं संख्या कितनी है? 45 प्लस 1 यानी कि 46। अब मुझे इन दोनों का औसत बताना है, ठीक है भाई? तो 32 प्लस 46 और बटे 2, तो 6 और 2 8,
भाई 6 और 2 8, 4 3 7/2, आपका आंसर आ गया 39। कितना आंसर आ गया मेरे भाई? आपका आंसर आ गया 39। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मजा आया सवाल में? तो ऐसे सवाल भी होते हैं एवरेज में, औसत में ऐसे सवाल भी होते हैं। अगर इन सवालों को समझने में, आज की जो क्लास है इसको समझने में नो डाउट आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आज मैंने सारे हार्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो एवरेज में बनते हैं। इस क्लास को अगर आप दोबारा भी देख लेंगे तो बेइज्जती महसूस मत करना, इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लेना, डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब विविध क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं बच्चे। विविध विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। मिसलेनियस यानी कि मिसलेनियस मतलब कि भाई कहीं से भी एक आध क्वेश्चन उठकर कहीं से भी आ जाएगा, टाइप नहीं है, कोई टाइप नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी का भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल टाइप्स आप कह सकते हो। तो चलिए विविध का पहला सवाल आपको मैं कराता हूं, ये रहा। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा? ओके, करिए सवाल को। सवाल है, एक छात्रावास में 1200 छात्र थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 300 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का खर्चा प्रतिदिन 5,000 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 5 रुपये कम हो जाता है। तो प्रतिदिन मेस का मूल खर्चा क्या था? ये विविध क्वेश्चन है, ये जनरली बन जाते हैं, इनका कोई टाइप नहीं होता, कोई धर्म ईमान नहीं होता इन सवालों का, ये जस्ट बन जाते हैं। चलो एक बार, भाई छात्रावास है, 1200 छात्र हैं, और कोई हॉस्टल है, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? 1200, 1200 स्टूडेंट हैं, और उन 1200 स्टूडेंट का एक दिन का, एक स्टूडेंट का खर्चा कुछ रहा होगा, एक दिन का एक बच्चे का खर्चा, तो 1200 से गुणा करके सभी 1200 बच्चों का एक दिन का खर्चा कुछ बनेगा। कह रहा है कि अगर स्टूडेंट में 300 की वृद्धि कर दी जाए तो भैया मेस का खर्चा प्रतिदिन, एक दिन का मेस का खर्चा 5,000 रुपये बढ़ जाएगा, और जबकि औसत खर्चा प्रति व्यक्ति, औसत खर्चा 5 रुपये कम हो जाएगा। तो कह रहा है प्रतिदिन मेस का मूल खर्चा कितना था। देखो ये मोटा मोटा हिसाब है, आप में से कुछ बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहे होंगे, नहीं रहे होंगे तो फील कर लो कि हम भी हॉस्टल में रहे हैं। 1200 स्टूडेंट हैं आपके, मान लो आपके हॉस्टल में 100 लोग रह रहे हैं। अब 100 लोग हॉस्टल में हैं, एक बच्चे का मान लो आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, तीनों चीज का एक बच्चे का खर्चा पड़ता है मान लो एक दिन का 200 रुपये। तो 100 लोगों का 100 गुणा 200, एक दिन का, एक दिन का खर्चे की बात कर रहा हूं मैं, आप पूरे महीने की बात ही नहीं कर रहा हूं। एक बच्चे का 200 रुपये, तो 100 लोगों का 100 गुणा 200, 20,000 रुपया। अब हुआ क्या कि 100 लोग तो आप थे, 20 लोग और आ गए बाहर से, वो रहने लग गए हॉस्टल में। उनके आने से जो एक दिन का खर्चा 20,000 था पहले आप सभी का, वो खर्चा 20,000 से बढ़ के 22,000 हो गया। भाई बाहर से 20 लोग आए हैं, लेकिन उन जो बाहर से 20 लोग आए हैं उन्होंने भी तो कंट्रीब्यूशन, उन्होंने भी तो अपने हॉस्टल की फीस जमा करी है ना, जिसकी वजह से पर स्टूडेंट जो औसत है वो 5 रुपये कम हो गया। ये वो सवाल कहना चाह रहा है, मोटा मोटा हिसाब ये वो कहना चाह रहा है। अब मुझे इसमें कुछ मानना पड़ेगा, मैं मान रहा हूं ए क्या है? प्रति प्रति छात्र, प्रति छात्र का प्रति दिन का खर्चा, प्रति दिन का खर्चा, प्रति छात्र का प्रति दिन का खर्चा, ये मैं ए मान रहा हूं कि एक स्टूडेंट पर एक दिन का रुपया खर्चा होता है। मैंने आपको हिसाब बताया ना, 200 रुपये आपके डिनर ब्रेकफास्ट लंच में लगते हैं। यहां नहीं दिया, मैंने ए मान लिया कि ए जो रुपया है वो प्रति छात्र का प्रति दिन का खर्चा है।
तो शुरुआत में स्टूडेंट कितने थे भाई मेरे? 1200। तो शुरुआत में एक दिन का खर्चा कितना था? एक दिन का खर्चा था सर, अगर एक स्टूडेंट का एक दिन का रुपया है तो 1200 का कितना हो जाएगा? 1200 गुणा ए। ये एक दिन का है, 1200 लोगों का इतना खर्चा एक दिन का होता था। अब उसने कहा कि भैया 300 लोग आ गए और खर्चे में 5000 रुपए की वृद्धि हो गई। तो बच्चे 1200 तो पहले हो रहा था खर्चा, अब कितना और बढ़ गया है? 5000 रुपया और बढ़ गया। पहले तो एक दिन का 1200 लोगों का जो खर्चा था वो था 1201। अब 300 लोगों के आने से प्रतिदिन 5000 रुपए खर्चा बढ़ गया। तो 1200 में 5000 मैंने ऐड कर दिया, बराबर बराबर। अब कितने छात्र हो चुके हैं भाई? 1200 और 300 बच्चा, अब हो चुके हैं 1500 छात्र। 1500 छात्र, और इनका औसत कितना हो गया है? 5 रुपए कम हो गया है। बच्चे मैंने एक छात्र का ए मान के चला हूं, तो अब नया कितना हो जाएगा? A-5। ने बोला ना प्रति व्यक्ति औसत 5 रुपए कम हो गया। तो अब टोटल कितने हो गए हैं भाई? 1200 पहले थे, 300 और आ गए, 1200 में 300 जोड़कर बताना कितना हुआ? 1500। तो 1500 लोग हो गए हैं और खर्चा A-5। ये सॉल्व करके ए का मान निकाल लो, जल्दी से मुझे बताओ क्या उत्तर होगा, ए की वैल्यू क्या होगी? बच्चे आप कहेंगे 1200 ए प्लस 5000 बराबर 1500 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ए, माइनस 1500 की 5 में करेंगे तो 7500। भाई ये 1200 उधर जाकर माइनस होगा तो 300 ए बचेगा, और ये 7500 इधर आकर प्लस होगा तो ये आ जाएगा 12500। भाई 7500 5000 में जुड़ेगा तो 12500। तो बच्चे ए का मान कितना आ गया? 12500 बटे 300, यानी कि 125 बटे 3। ये तो ए का मान है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा प्रतिदिन मेस का मूल खर्चा। वो तो कितना था? 1200 ए, है ना? मूल खर्चा कितना था? मूल खर्चा वो था आपका 1200 ए। तो 1200 में गुणा करेंगे किसकी? 125 बटे 3 की। तो 3 चौके 12, ये आ जाएगा आपका 50,000। 125 की 4 में गुणा करेंगे 500 और गुण 2 जीरो, यानी कि 50,000 बिल्कुल सही है। ये आपका अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। इस सवाल को दोबारा भी देख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं आपको, ऐसा कॉन्सेप्ट कि किसी के आने से औसत इतना बढ़ गया, वो बेसिक जो टाइप था, है ना? तो ये एक मिसलेनियस का अच्छे टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सवाल करिए जरा, टेम्परेचर वाला एक करेंगे जरा इस सवाल को जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर? बताओ भाई जल्दी से उत्तर इसका क्या होगा? इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर सवाल ओवर, ठीक है? वो कह रहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। एवरेज है टेम्परेचर 41 डिग्री। ओके, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरेज टेम्परेचर है 42। ओके, और कह रहा है कि यदि गुरुवार यानी कि थर्सडे को अगर टेम्परेचर आपका 43 था, तो मंडे को बताओ क्या होगा? मुझे जो लग रहा है ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये सवाल तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, फुट्टल सवाल है, निहायती आसान सवाल है। भाई 3 दिन दे रखे हैं, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, उनका एवरेज दे रखा है 41। अगर 3 दिन का औसत, अगर बच्चा 3 दिन का एवरेज 41 है, तो 3 दिन का योग कितना होगा बच्चे? मंडे, बुधवार, वेंसडे
और शुक्रवार फ्राइडे, उनका योग कितना होगा? 41 गुणा 3 यानी कि 123। ये तो 3 दिन का सम, 3 दिन का योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि भैया बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, कौन कौन सा? बुधवार यानी कि वेंसडे, गुरुवार यानी कि थर्सडे और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, इनका औसत कितना है? 42। तो योग कितना होगा? 42 गुणा 3 यानी कि 126। 42 गुणा 3 यानी कि 126। इन तीनों का योग आ गया। अब आपसे कहा कि अगर गुरुवार का 43 है तो सोमवार का बताओ, यानी कि वो केवल 2 दिनों की ही बात कर रहा है, गुरुवार की और शुक्रवार की। बच्चे अगर मैं क्या करूं, दूसरे में से पहले वाला माइनस कर दूं, दूसरे में से पहले वाला, तो ये सब माइनस हो जाएंगे। इसमें से ये घटेगा, मतलब इस पूरे में से ये पूरा घटेगा, तो ये W से W कटेगा, F से F कटेगा, माइनस होके कट जाएंगे। बचेगा क्या? थर्सडे गुरुवार माइनस मंडे सोमवार, बराबर 126 में से 123 जाएगा, बराबर 3। 126 माइनस 123। अब कह रहा है कि अगर गुरुवार का 43 है तो 43 माइनस मंडे बराबर 3। ये उधर जाकर प्लस होगा, 3 घटेगा, तो मंडे कितना आएगा? 43 माइनस 3, यानी कि सोमवार को जो टेम्परेचर था वो कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या किया? इन तीनों का एवरेज दिया था, आपने योग निकाल दिया। आपको इन तीनों का एवरेज दिया था, योग निकाल दिया। आपने बड़े, जो बड़ी संख्या वाला 126 बड़ी है, 123 छोटी है, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया आपने। तो जो कॉमन आ रहे थे, जो दिन हमारे समान थे, वो आपस में कट गए, बचा थर्सडे माइनस मंडे, 126 माइनस 23 3। हो गया सवाल। ठीक है, एक और मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन, ये करिए। करेंगे बच्चे सवाल को जल्दी से। क्या होगा सवाल भाई? बताओ जल्दी से उत्तर। फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत दैनिक आय 560 थी। पहले 16 दिनों की औसत 590 और अंतिम 16 दिनों की जो औसत है वो 500 थी। तो 14, 15, 16 फरवरी के लिए औसत क्या थी? यहां आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगेगा, थोड़ा सा रीजनिंग यहां पर लगेगा। आपको पता करना है कि फरवरी 2020 में कितने दिन होते हैं। कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे कि फरवरी 2020 में कितने दिन होते हैं? 2020 एक लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? आप कहेंगे सर ये तो 4 से कटती है, 4 पंजे 20, और अगर जो 4 से कट गई वो लीप वर्ष है। क्या है वो? लीप वर्ष है। तो फरवरी 2020 में कितने दिन होंगे? 29 दिन। कितने दिन होंगे मेरे भाई? फरवरी 2020 में कितने दिन होंगे? 29 डेज। यही तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन की, कि फरवरी 2020 में 29 डेज होंगे। एक कह रहा 366 दिन होंगे सर फरवरी 2020 में। हाँ मेरे से तुमको तो गले लगा कर ना कम से कम 10 मिनट रोने का मन कर रहा है मेरा। कम से कम 10 मिनट रो, आपस के दुख दर्द बांटें दोनों भाई मिलकर। पर चलो मौका मिलेगा ये भी किसी दिन। ओके, अब सुनो, ये तो श्योर हो गया कि 29 डेज है। अब कह रहे हैं कि जो पहले 16 दिन है उनका औसत 590 है। मैंने कहा जहां भी औसत दिया होगा बच्चा योग निकालेंगे। तो पहले 16 दिन का औसत कितना है? 590। तो योग हो जाएगा 16 गुणा 590, 16 जीरो जीरो, 16 निम्मा 144 हासिल के 14, और 16 पंजे 80 और 14 94। ये 9440 आ गया पहले 16 दिनों का योग। कह रहे कि जो अंतिम 16 दिन है, अंतिम 16 दिन है उनका योग 500 है।
तो अंतिम 16 का योग कितना होगा? 16 गुणा 500 यानी कि 8000। अब आप एक चीज देख रहे हो कि सर ये कैसे हो सकता है, सर ये कैसे हो सकता है कि सर दिन तो 29 है, 29 डेज है, सर दिन तो 29 डेज है, और अच्छा 29 डेज की भी दे रखी है ना, तो 29 डेज का योग और निकाल दो। 29 डेज का कितना है? 560। 560 तो 29 गुणा 560, तो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपका जीरो। 29 छिक्के कितना होता है? 174, हासिल के 17, 29 पंजे 145, और 17 162 है। ये इतना कैसे हो गया? हाँ इतना ही है, 16,240। ठीक है भाई, गुणा देख लेना गलत तो नहीं किया है। 29 छिक्के 174 का 4 हासिल के 17, 29 पंजे 145, 7 5 12, 4 1 5 और 1 6। चलो ठीक है, तो ये टोटल पूरे महीने का आपको योग मिल गया। अब एक चीज आपने बड़ी अलग सी नोटिस की है कि सर दिन तो मेरे पास 29 है, लेकिन ये तो 16 और 16 32 दिनों की बात कर चुका है। इसका मतलब जो दिन है वो ओवरलैप हो गए हैं। अगर उसने बोला है ना पहले 16 और अंतिम 16, मतलब ये वही कहानी है जो मैं आपको करा चुका हूं कि अगर वो ए बी सी की बात कर रहा है और पहले दो और बाद के दो की बात कर रहा है, मतलब बी को 2 बार काउंट कर लिया है। यहां भी ओवरलैप की कंडीशन बनी है बच्चा। ओवरलैप की कंडीशन बनी है कौन कौन से दिन? ये रहे 14 15 16। उसने साफ साफ लिख दिया, उसने साफ साफ लिख दिया कि भैया 14 15 16 दिन है जो ओवरलैप हुए हैं। बच्चे अगर मुझे 14 15 और 16 का योग निकालना है, पहले योग निकालो। इन तीनों का योग निकालने के लिए आपने इन दोनों को जोड़ना है। जरा जोड़ेंगे, 0 4 4 9 8 17, और इसमें से ये माइनस कर दो, 29 का योग माइनस कर दो। भाई जो 16 और 16 32 का योग है ना, उसमें से 29 का योग माइनस कर दो, तो जो 3 दिन ओवरलैप थे 14 15 16 उनका योग आ जाएगा। 0, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 4 गए, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 1200। ये तो योग आ गया। बच्चे औसत कितना होगा? एवरेज वो हो जाएगा 1200 बटे 3। भाई 3 दिन है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना भाई? भाई फरवरी में 29 दिन होते हैं 2020 में। उसने कहा 29 दिनों का, देखो उसने कहा 29 दिनों का जो औसत है वो 560 है, तो 29 का योग कितना होगा? 16,240। कह रहा है कि जो पहले 16 हैं उनका औसत 590 है, तो 16 गुणा 590 ये आ गया। जो अंतिम 16 हैं उनका औसत 500 है, तो उनका योग आ गया ये। अब 16 और 16 32 का योग हो गया 17,440 32 का, और 29 का योग है मेरे पास 16,240। ऐसा कैसे हो सकता है? दिन तो 29 है फरवरी 2020 में, 32 दिनों का कैसे योग निकाल सकता हूं? सर 3 दिन ओवरलैप हो गए हैं। कौन कौन से? 14 15 और 16। उनका योग निकालना है तो 32 में से 29 का योग घटाएंगे, 1200 आएगा। जो औसत होगा उसके लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 400 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये रहा, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना और आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना। कल बच्चे आपकी जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी। कल की मुझे बताओ, कल क्या टॉपिक रखना है? कल चैप्टर नया रखेंगे। कौन सा रखें? छोटे छोटे चैप्टर 2 बचे हुए हैं, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन। कल पार्टनरशिप रख लेते हैं, एक दिन का ही टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा सर से बोझ हटेगा। पार्टनरशिप साझेदारी कल टॉपिक रख लेते हैं, एक दिन में ही उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, कल पार्टनरशिप को उड़ा देंगे एक दिन में, 2 दिन में मिक्सचर एलिगेशन खत्म। तो ये वीक का आज दिन कौन सा है? ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो इसी वीक में हम लोग पार्टनरशिप भी खत्म करेंगे, और बुधवार को, बृहस्पति और शुक्रवार को हम मिक्सचर एलिगेशन खत्म कर देंगे, और शनिवार और रविवार को ये 2 दिन बचेंगे। इन 2 दिन में हो सकता है कि मैं एलसीएम और एचसीएफ खत्म कर दूं, है ना? तो इस वीक में आपके
जो हैं वो 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मंडे से यानी कि नेक्स्ट वीक से फिर अपना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं अगले 2 वीक। ठीक है, तो चलिए बाकी कल तैयार रहना पार्टनरशिप साझेदारी चैप्टर के लिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।